Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we are going to discuss class 8th subject SST chapter 4 from the SWICS Directive Principle of State Policy. जो स्टेट मतलब राज्य की एक पॉलिसी के जो निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. First of all, explain the introduction. Just as you have suggestions for your school administration to improve the functioning of the school, framers of the Constitution of India. अगर हम अपने स्कूल के प्रबंध के बारे में सुधार के बारे में सोचते हैं तो जो फ्रेम रेडी किया गया था हमारे भारत के संविधान का सर्टेन गाइडलाइंस उसमें लिखी गई थी कि हमारी जो फ्यूचर की गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को श्योर करेगी कि जो स्मूथ फंक्शन चल रहे हैं हमारी कंट्री के उसको अच्छे से मतलब कंटिन्यू कर पाएगी. ऐसे जो गाइडलाइंस थी उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नाम दिया गया. In this chapter we will study them in detail. जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के, सबसे पहले वो देखते हैं कि जब हमारी इंडिया ने इंडिपेंडेंस प्राप्त की, जो बिगेस्ट चैलेंज था इसके सामने कि जो भारत का संविधान बनाने वाले थे उन्होंने इस चीज़ का इंश्योर किया कि जो इक्वलिटी एक समानता है और वेलबींग मतलब अच्छे से उन सारे सिटीज़न के बारे में सोचना शुरू किया. दे हैड ऑलरेडी आउटलाइंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न. मतलब उन्होंने भारत के लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स थे उनके अधिकार थे वो दिए. एंड दोज कुड बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट ओनली विद द सप्लीमेंटेशन ऑफ द एप्रोप्राइट पॉलिसीज़. मतलब जो अच्छी पॉलिसीज़ इसके लिए थी. बट इट वाज आल्सो पॉसिबल टू बाइंड द फ्यूचर गवर्नमेंट विद सर्टेन पॉलिसी डिसीजन. उन्होंने डिसीज़न लिए और उसके बाद जो गवर्नमेंट के द्वारा जो काम चलाया गया डायरेक्टिंग द गवर्नमेंट थ्रू द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री. ये सारी जो गाइडलाइंस हैं वो जब एग्जिस्टेंस में आई तो इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नाम दिया गया. ये मतलब हमारे भारत के संविधान का जो पार्ट नंबर 4 है उसमें दर्ज किया गया. नेक्स्ट इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के. तो सबसे पहले है कि प्रमोटिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये इसके एम्स थे. क्लासिफिकेशन मतलब इसकी जो बांटा गया है किनके आधार पे. तो सबसे पहले है इकोनॉमिक प्रिंसिपल. इकोनॉमिक प्रिंसिपल में क्या है कि प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. एडिक्वेट मतलब योग तरीके से अच्छा काम किया गया. इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल काम दिया जाएगा मैन और वुमेन को और इक्वली पे किया जाएगा. सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. इंश्योर डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल. नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल. इसमें फर्स्ट कौन है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री है मतलब जो घर पे बैठ के लोग काम कर सकते हैं, होममेड. प्रोविज़न ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC ST और OBC क्लासेस एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. प्रोटेक्शन ऑफ द SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ. लोगों की हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जाए. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस. थर्ड हमारे पास आते हैं जो दूसरे बाकी बचते हैं अदर प्रिंसिपल. प्रोविज़न मतलब नियम. इक्वल जस्टिस आर फ्री टू मेक जस्टिस असेसिबल टू ऑल सिटीजन. प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. प्रोटेक्शन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. एंड नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब इनको लागू करना. तो सबसे पहले क्या है राइट टू एजुकेशन. एजुकेशन क्या कि इसमें क्या था कि जो हर एक बच्चे को अब उसकी जो एजुकेशन 14 ईयर्स तक देना कंपलसरी है. 73 एंड 74 अमेंडमेंट में क्या लिखा था कि इसमें जो गवर्निंग बॉडीज़ है रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ कंट्री रिस्पेक्टिवली, दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स
जो गारंटी किया गया है कि लोगों को काम दिया जाएगा। फिर मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया, इक्वल रिम्यूनराइजेशन एक्ट बनाया गया,